Okay, so very good morning to all of you. This is the second class of derivatives for the CFA Level 1 Saturday Sunday live focused batch. And this is also telecasted live on YouTube. But I wish that registered students are appearing on the app. Aryan, Zuzair, I like your name. Aman Garg, good morning. सो जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं उनको बता दें कि भाई दिस इज़ नॉट कंपेरेबल टू द फुल इमर्जन बैच. यहाँ पे वी डू नॉट स्टे इन द टॉपिक, वी डू नॉट गो डीप, वी आर वेरी वेरी स्विफ्ट. हम लोग काम का डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. अमन सना खान, ओके, गुड मॉर्निंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल a few of the students who are attending live, please will you confirm that क्या आपको कल का नोट्स मिल गया था, कल का नोट्स आपने रीड कर लिया था? फटाफट जवाब दीजिए. अमन, जुज़ैर, सना खान, कृति, कल के क्लास का नोट्स आपको मिल गया था, आपने रीड कर लिया था? छोटा सा नोट्स था, बड़ा नहीं था. मोस्टली कंफर्ट आ गया होगा. एवरीबॉडी सेइंग यस. क्या होमवर्क फाइल शेयर हुआ था कल कोई इस क्लास से रिलेटेड? Was a homework file shared with respect to the portion we covered? Was a homework file shared with respect to the portion we covered? Aman is saying no, but Aryan is saying yes. Confusion. I am saying, repeating again, yes, homework was shared. Zuzair is also saying, तो Aman, you are not updated. A homework file was shared. ठीक है, अपना जो कम्युनिटी बना हुआ उसको भी देख लिया कीजिए, ड्राइव को भी चेक कर लिया कीजिए. Kriti Shah is saying, is it fine if we read from the book which you gave? कौन सा बुक? कृति, हमने तो जो बुक दिया है दैट इज़ ओनली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एट द एंड. जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लास्ट 2 मंथ्स में, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द ड्राइव. आपको सारा का सारा स्टडी ड्राइव से करना है. ठीक है, हार्ड बुक से स्टडी नहीं करना है. ओके, सो होमवर्क वाज शेयर्ड. आप लोगों ने होमवर्क किया था क्या? होमवर्क का क्वेश्चंस हो पाया? प्रीतम, कृति, होमवर्क का क्वेश्चंस हो पाया क्या? आई एम रियली लाइकिंग, आज अटेंडेंस ज़्यादा है इन द इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी. एंड उससे एक जो जेन्युइन टीचर है ना, उसको तो वो इंटरेक्शन चाहिए होता है. यस, होमवर्क क्वेश्चंस हो पाया? नहीं किया अभी तक, आर्यन इज सेइंग. ठीक है, कर लेना प्लीज़, बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है. ठीक है, यू आर जनरली ऑफिस गोइंग पीपल, वी आर वांटिंग योर लाइफ टू बी गुड, यू आर एबल टू डिवोट योर बेस्ट इन टू योर वर्क. ओके, so that there is no frustration getting into Monday कि ये बाकी है वो बाकी है. Okay, Zuzair is saying all questions done. One question is unclear, question number 21. तो जुज़ैर, जो क्वेश्चन अनक्लियर है उस पर पहले अपना दिमाग लगाना जीपीटी के थ्रू, और नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे डाल देना. मैं शायद अपना नंबर कल बोलना भूल गया था, तो मैं नंबर बता देता हूँ स्क्रीन पे लिख के. जस्ट 1 सेकेंड. My phone number is 8697090297. This is my phone number 8697090297. इस पे आपको डाउट्स टेलीग्राम करने हैं. ओके, इस पे आपको डाउट्स टेलीग्राम करने हैं 8697090297. तो जो भी एकेडमिक डाउट्स हैं आपके, ठीक है, वो आप टेलीग्राम कर सकते हैं. बट बिलीव मी, मैंने देखा है कैरेक्टर तब बनेगा जब टेलीग्राम करने के बजाय आप पहले उसको खुद रिसर्च करते हैं जीपीटी वगैरह से, फिर समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम करते हैं. ठीक है, जिनको कैरेक्टर बनाना है. ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. स्टार्ट करते हैं. अमन बोल रहा है, सर आई विल टेक योर क्लासेस इन CA फाइनल, इट वाज सुपर. सर आई टुक. ठीक है, थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ. सो लास्ट क्लास जो अपने कवर किए थे ना, उससे रिलेटेड मेरे को 2 पॉइंट आपको समझाना है. ओके, 2 एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड टू द लास्ट क्लास. वो 2 पॉइंट्स क्या है? पहला वाला पॉइंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस वर्सेस वैल्यू ऑफ अ फर्म कमिटमेंट. यू रिमेंबर, 2 तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. वन इज़ फर्म कमिटमेंट एंड द अदर इज़ कंटिंजेंट क्लेम. फर्म कमिटमेंट में फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स आ गया, जिनमें दोनों पार्टीज़ का ऑब्लिगेशन है, कोई ऑप्शन नहीं है,
और कंटिजेंट क्लेम तो ऑप्शन है ना, राइट टू बाय, राइट टू सेल, ठीक है ना। तो जो फर्म कमिटमेंट है उसमें देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस वर्सेस वैल्यू, ठीक है। प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस ऑफ अ स्वैप वर्सेस वैल्यू ऑफ अ स्वैप। कॉन्टेक्स्ट समझ गया क्या डिस्कस हो रहा है? कि जो फर्म कमिटमेंट होता है ना फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप, उसमें दो टर्म्स है, एक होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू। प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। लेट मी गो टू द स्क्रीन। स्क्रीन पे आया, आप भी थोड़ा स्क्रिबल कर सकते हो। प्राइस वर्सेस वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये अपना एग्जाम्पल है, t इक्वल टू 0 इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, t इक्वल टू 6 मंथ्स मेच्योरिटी, ठीक है। कल का जो एग्जाम्पल था कि 100 बैरल्स ऑफ ऑयल $62 पर बैरल पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन इंडिगो एंड ONGC। इंडिगो ने किया F प्लस, ONGC ने किया F माइनस, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो प्राइस शुरू में अग्री हुआ है ना 62, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड प्राइस। वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि दिस फॉरवर्ड प्राइस इज द नो आर्बिट्राज प्राइस। नो आर्बिट्राज प्राइस का मतलब हुआ दिस प्राइस इज डिटरमाइंड इन सच अ मैनर दैट देर इज नो स्कोप ऑफ मुफ्त का प्रॉफिट, बिकॉज ऑयल का तो स्पॉट प्राइस भी चल रहा होगा ना। ऑयल का स्पॉट प्राइस अभी स्क्रीन पे मैंने लिखाया नहीं है, t इक्वल टू 0 पे 62 डिटरमाइन हुआ है, t इक्वल टू 0 पे दे हैव डिटरमाइंड 62 एट द इनिशिएशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उस समय पक्का बाजार में ऑयल का दाम 60 या 58 चल रहा था। तो सर अगर ऑयल का दाम 60 था स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड रेट 62 तो उस केस में तो 2 का गैप था। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या स्पॉट बाई कर सकते हैं ऑयल और फॉरवर्ड सेल कर सकते हैं? स्पॉट बाई कर लिए ऑयल और फॉरवर्ड सेल किए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, तो $2 का पक्का फ़ायदा, ठीक है। बट वो एक्चुअली पक्का फ़ायदा होता नहीं है, क्यों? बिकॉज $60 जो बाई किए उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना आज, उसका इंटरेस्ट भी तो है, ठीक है। लेट्स स्लो डाउन एंड अंडरस्टैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक स्पॉट कमोडिटी का दाम 60 है, उसके ऊपर 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है और सपोज वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 62 पे एंटर हो रहा है, तो किसी को भी दिख रहा है स्पॉट रेट 60 है, फॉरवर्ड 62 है, कोई भी आर्बिट्राज मुफ्त का प्रॉफिट कमाना चाहेगा कैसे? स्पॉट बाई कर लो और फॉरवर्ड सेल कर दो। फॉरवर्ड सेल माने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, बेचा नहीं है, बेचने का बात की है, और स्पॉट बाई माने एक्चुअली बाई की है, तो लगेगा $2 का पक्का फ़ायदा। बट एक्चुअली स्पॉट बाई करने में तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसका इंटरेस्ट गया, और 62 तो अभी आएगा नहीं, वो तो बाद में आएगा। इसलिए वो सब चीज़ करके से 62 हैज़ बिन डिटरमाइंड इन सच अ मैनर कि $2 इंटरेस्ट है, ओके, देर इज़ नो आर्बिट्राज एट ऑल। सर ये अपने कब करने वाले हैं? ये करने वाले हैं 4th चैप्टर से। कौन सा मॉड्यूल? 4th लर्निंग मॉड्यूल, ठीक है। तो 4th लर्निंग मॉड्यूल में प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज का डिस्कशन होगा। मैं अभी प्राइस वर्सेस वैल्यू समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, तो फिर से मैं फिगर्स पे जाता हूँ। सर समझ में आ गया? Price of a forward contract refers to the no arbitrage price that is determined at the beginning of the forward contract and remains constant, ठीक है। Price of a forward contract refers to the no arbitrage price, okay, determined at the beginning of the forward contract and which remains constant, does not change, okay। फॉरवर्ड अगर 62 पे एंटर हो गया, अब 62 ही हमारे लिए फॉरवर्ड प्राइस है। पर बाजार में सपोज 2 महीने बाद ये t इक्वल टू 2 मंथ्स है, तो व्हाट इज द मेच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट? 4 मंथ्स, करेक्ट है। 2 महीने बाद 4 महीना बचा, तो नए लोग क्या इस तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? यस। सपोज ये 1 जैन था और सपोज ये एंड जून है, तो 1 मार्च को
नए लोग क्या जून के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? नए लोग मतलब एयर इंडिया, क्या एयर इंडिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है 4 मंथ्स के लिए? ऑफकोर्स एंटर कर सकता है। बट 1 मार्च को तो ऑयल का स्पॉट प्राइस पक्का चेंज हो गया होगा। 1 जैन को ऑयल का स्पॉट प्राइस सपोज 60 था, 60, और फॉरवर्ड प्राइस 62 तय हुआ था। 1 मार्च को तो ऑयल का स्पॉट प्राइस चेंज हो गया होगा। सपोज 1 मार्च को ऑयल का स्पॉट प्राइस 80 हो गया, 80, बिकॉज कुछ अपहेवल हो गया गल्फ रीजन में और 80 हो गया। तो उस केस में 4 मंथ्स के लिए फॉरवर्ड प्राइस निकालेंगे ना इंटरेस्ट को लगा के, तो शायद वो 81 आएगा। मन से बोल रहा हूँ 81। तो 1 मार्च को बाजार में नया फॉरवर्ड प्राइस सपोज 81 है, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इंडिगो। इंडिगो हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय एट 62, बट उसी चीज़ का भाव 81 हो गया है। माने इंडिगो जिस चीज़ को 62 पे बाई करने का बात किया है ना जून में, 1 मार्च को उसी चीज़ का दाम नए लोग एंटर करें 81 पे, तो इंडिगो खुश है कि दुखी है? तुम इंडिगो हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट टू बाई किया है 62 पे, और अब वही कॉन्ट्रैक्ट 81 पे नए लोग एंटर कर पा रहे हैं, तो इंडिगो इज इन अ फायदा और घाटा। इंडिगो लॉन्ग किया था, बाई किया था F+, दाम बढ़ गया है, इंडिगो खुश है, फायदा हो गया उसको। इंडिगो तो लॉन्ग किया था ना फॉरवर्ड F+, अपसाइड बेटिंग, तो इंडिगो इज हैप्पी बिकॉज इंडिगो को 81 माइनस 62 का बैठे बैठे फायदा हो गया। 81 माइनस 62 का बैठे बैठे फायदा हो गया $19। बट लॉजिकली स्पीकिंग ये $19 का फायदा पता चल रहा है T=2 मंथ्स 1 मार्च को, पर $19 का फायदा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज कहाँ खड़ा है? T=0 पे खड़ा है, या T=2 मंथ पे खड़ा है, या T=6 मंथ पे खड़ा है? रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग 1 मार्च में हैं, दिख रहा है कि सर हम लोग 62 पे एंटर कर लिए, जबकि बाजार में नया भाव 81 है, तो इन दैट केस $19 का फ़ायदा हो गया है, पता है। पर $19 का फ़ायदा वैसे खड़ा कहाँ है? 6 मंथ्स पे खड़ा है कि 2 मंथ्स पे खड़ा है? $19 का फ़ायदा खड़ा कहाँ पे है? एंड जून में खड़ा है कि 1 मार्च को खड़ा है? पता है 1 मार्च को, बट वेयर इज इट स्टैंडिंग? सर वो खड़ा है 19 जून, माने एंड ऑफ जून में खड़ा है, क्योंकि सारा पेमेंट देने का बात तो एंड में ही हुआ है ना। कृति ठीक से समझो, सारा जो पेमेंट है 62 पे बाई करेगा इंडिगो, तो पैसा देने का बात कब है? एंड ऑफ जून में। वैसे ही 81 तो एंड ऑफ जून के लिए है, तो पता अपने को 1 मार्च को है, बट ये सारा का सारा जो एक्सचेंज होना है ये तो एंड ऑफ जून में होना है। तो अकॉर्डिंगली इंडिगो आज के दिन माने 1 मार्च को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहे, तो वो कैंसिल कर सकता है। तो उस केस में इंडिगो को मिलेगा 19 या 19 का प्रेजेंट वैल्यू। इंडिगो को मिलेगा 19 या 19 का प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट विल इंडिगो गेट? 19 और 19 का प्रेजेंट वैल्यू। इंडिगो को क्या मिलेगा? 19, 81 माइनस 62, 19 या 19 का प्रेजेंट वैल्यू? 19 का प्रेजेंट वैल्यू। सपोज 18.5 आया, तो 18.5 इंडिगो को मिल सकता है 1 मार्च को। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन अपना पर्पस नहीं था यहाँ पे, कैलकुलेशन 4th मॉड्यूल से आएगा, वो पर्पस नहीं था। तो इफ़ यू थिंक दैट्स दिखा क्यों नहीं रहे हैं कि शुरू में T=0 से 62 कैसे आया, 60 62, बाद में 80 से 81 कैसे आया, तो यू कुड फाइंड दैट मैंने कैलकुलेशन जरा सा भी नहीं किया। ठीक है, मेरा पर्पस था प्राइस वर्सेस वैल्यू बताना। तो प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द नो आर्बिट्राज प्राइस विच इज डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग, ओके, and it remains fixed, but value refers to the fact that आफ्टर अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं बाजार में दाम चेंज होगा, तो अपने फेवर में चेंज हो सकता है, अपने अगेंस्ट में चेंज हो सकता है। अगर अपने फेवर में चेंज हुआ तो पक्का अपने फ़ायदे में बैठे हैं, अगर अपने अगेंस्ट में चेंज हुआ तो अपने घाटे में बैठे हैं। वो जो फ़ायदा या घाटा है ना, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वैल्यू चेंजेस, प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वैल्यू चेंजेस। ठीक है ना। किसी का भी ऐसा लगा किसी को कि सर वो प्राइस वर्सेस वैल्यू आपने जो शुरू में बताया था वो समझ में तो आ गया था पर पूरा का पूरा घुसा नहीं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वो चीज़ आएगा अपने 4th मॉड्यूल में। कहाँ आएगा? 4th मॉड्यूल में। ठीक है, अभी के लिए अपने केवल एक लाइन लिख सकते हैं प्राइस वर्सेस वैल्यू का। प्राइस
no arbitrage price determined at t equal to 0 and remains fixed. When I say remains fixed का मतलब है नए लोगों के लिए चेंज होगा, जो नए लोग एंटर कर रहे हैं नया नया फॉरवर्ड, वो लोग के लिए चेंज होगा, पर हमारे लिए फिक्स्ड है. वैल्यू इट इज द gain oblique loss on which we are sitting after the forward contract has started. It is the gain or loss on which we are sitting after the forward contract has started. हम लोग जो फायदे घाटे बैठे हैं फॉरवर्ड एंटर होने के बाद, इसको प्राइस वर्सेस वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, अगर आप ठीक से नोट्स रीड किए थे कल का तो आप देखेंगे एक जगह प्राइस वर्सेस वैल्यू के बारे में लिखा हुआ था नोट्स में. मैं भी अभी देख रहा था तो मेरे को लगा बाई चांस स्टूडेंट वो पढ़ेगा और उसको समझ में नहीं आया, तो वैसे ये सब LM4 में होने वाला है. कहाँ पे? LM4. ओके, लर्निंग मॉड्यूल 4 में होने वाला है प्राइस वर्सेस वैल्यू. इन केस ऑफ कंटिंजेंट क्लेम, इन केस ऑफ कंटिंजेंट क्लेम यानी ऑप्शंस, प्राइस एंड वैल्यू आर सेम. तो कंटिंजेंट क्लेम में प्राइस और वैल्यू एक ही बात है. प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, वो लॉटरी टिकट का दाम, वो अलग नहीं होता है. पर फर्म कमिटमेंट में प्राइस अलग चीज़ होता है, वो भाव होता है जिस पे एंटर किए, जो अग्री हुआ है, और वैल्यू मतलब जो फ़ायदा घाटा जिस पे बैठे हैं. और बिलीव मी, इसको बैठाने में प्राइस वर्सेस वैल्यू समय लगता है. मतलब ऑलमोस्ट हाफ अ क्लास इज़ रिक्वायर्ड, आधे घंटे 40 मिनट अलग अलग नंबर्स को लेके जिससे ये बैठे. ठीक है, तो मैंने बैठाया नहीं है, ठीक है, पर मैंने बताया है. ओके, ठीक. तो एक तो ये बताना था मेरे को आपको. दूसरा, स्टूडेंट्स को इस पे बहुत दिक्कत होती है. किस पे? स्टूडेंट्स को, किसी किसी का बेस होगा, जैसे अमन शायद CA फाइनल मेरे से किया हुआ है तो उसको पता है, बट अदरवाइज स्टूडेंट्स को इस पे बहुत दिक्कत होती है. C- और P- का मतलब क्या है, थोड़ा क्लियर कर ले. वैसे मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट किया था, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो IPL वाला एक क्लास था, IPL वाला क्रिकेट का, उसको प्लीज़ 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 सुन लेना. ओके, IPL वाला क्लास. फिर भी मैं 5 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ C- और P- का मतलब बताने का. तो कॉल ऑप्शन जो है वो एक लॉटरी टिकट है. ऊपर का, वो ऊपर का लॉटरी टिकट है. बट वो टिकट एक जन ने खरीदा है, एक बायर ऑफ द टिकट है और एक सेलर ऑफ द टिकट है. जो बायर है वो C+ है, जो सेलर है वो C- है. तो C- मतलब सर ये लॉटरी का टिकट बेचा है, इसको शुरू में लॉटरी के टिकट का दाम मिला विच इज़ कॉल्ड कॉल प्रीमियम. ठीक है, सो इसको 20-30 रुपया कुछ मिला होगा शुरू में. अब लॉटरी कब उठेगा? लॉटरी तब उठेगा अगर दाम ऊपर गया, बिकॉज कॉल तो ऊपर के लिए. अगर दाम ऊपर गया तो लॉटरी उठेगा, तब जाके जो सेलर है ना C- उसको पे करना पड़ेगा C+ वाले को डिफरेंस. जैसे जो स्ट्राइक प्राइस है वो सपोज 500 था, मैच्योरिटी सपोज 6 मंथ्स था, और कॉल ऑप्शन का दाम सपोज 32 था. ये मिस्टर A है, ये मिस्टर B है.
तो ए ने बी को 32 रुपीज़ दिया एट टी इक्वल टू 0 और लॉटरी टिकट खरीद लिया। भाई 32 रुपये का लॉटरी टिकट ए ने खरीद लिया बी से। अब अगर 6 महीने बाद दाम 500 के ऊपर जाता है, 500 के ऊपर, 550 या 600 या 700, तो 500 के ऊपर जितना गया वो डिफरेंस बी विल पे टू ए। अगर 550 हुआ तो बी विल पे 50, 600 हुआ तो बी विल पे 100, 700 हुआ तो बी विल पे 200। जितना ऊपर हुआ उतना देना पड़ेगा। बट अगर नीचे हुआ तो लैप्स, बिकॉज ये लॉटरी नीचे के लिए है ही नहीं। लैप्स हो गया तो बी बहुत खुश है, मज़ा आ गया, 32 रुपया खा लिए। तो बी विश कर रहा है कि काश दाम नीचे रहे, या अगर दाम बढ़े तो जरा सा ऊपर जाए, जरा सा मतलब 510 हो जाए। तो 510 हुआ तो बी क्या पे करेगा, 10, और खाया कितना था, 32। तो सी माइनस कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। सी माइनस को पता है कि ज़्यादातर मैसिव कुछ होता नहीं है, जरा सा मूवमेंट होता है नीचे या ऊपर। तो जरा सा मूवमेंट हुआ तो ऊपर चला भी गया तो जरा सा पैसा दे देंगे, 32 तो खा रखे, ठीक है ना। तो सी माइनस का ये मेंटालिटी है, ही इज़ नॉन बुलिश एंड इज एक्सपेक्टिंग लेस मूवमेंट। ये नॉन वॉलेटाइल बिलीफ है इसका। तो जो सी माइनस है ना, उसका बिलीफ क्या है, नंबर 1 वो नॉन बुलिश है, उसको लगता है प्राइस नहीं बढ़ेगा। नंबर 2 ही इज़ नॉन वॉलेटाइल, उसको लगता है कि दाम ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एंड इसमें बहुत जोर का रिस्क लेने का दम है, जिगरा, रिस्क एपेटाइट है। बिकॉज जरा सा 32 कमाने के लिए ये दुनिया खोने तैयार है। ओके, 32 अर्न वर्सेस लूज अनलिमिटेड। सोचो, थियोरेटिकली तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है ना। तो इसलिए जो रिटेल स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से में सोचते हैं हम तो कभी सी माइनस नहीं करेंगे। बाप रे बाप, उल्टा पुल्टा लॉस हो गया तो आपका कंसंट्रेशन केवल अमाउंट पे जा रहा है, प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा रहा है। जो लोग प्रोबेबिलिटी पे दिमाग लगाएंगे वो लोग समझेंगे ज़्यादातर सी माइनस कमा के निकलेगा। ऑन वन फाइन डे ऐसा हो सकता है कि उसको 100-200 देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द स्टेटस ऑफ सी माइनस। तो ही इज़ नॉट अ बेवकूफ़, ऑफकोर्स ही हैज़ अ हायर रिस्क एपेटाइट। समझ में आया क्या, खासकर उन लोगों को जिनका ऑप्शंस का बेस नहीं है। समझ में आया क्या, खासकर उन लोगों को जिनका ऑप्शंस का बेस नहीं है, कि तुम कॉल क्यों बेचेगा लॉटरी टिकट 32 कमाने के लिए, क्यों, बिकॉज तुमको लगता है दाम बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा भी तो जरा सा बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो देखा जाएगा। दिस इज़ द मेंटालिटी। जो लोग हिंदी में नहीं समझेंगे उन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। कृति बोल रही है कि उसको क्लियर हुआ है, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया। Why does a person sell a call option का लॉटरी टिकट to earn the lottery ticket का अमाउंट 32? He knows fully well that he could be, क्या बोलते हैं, pants off if the price really goes up, but he's ready, he has the risk appetite. Okay, that is P minus का मतलब। वैसे ही पुट ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन भी एक लॉटरी का टिकट है। बहुत जन बोलते हैं कॉल तो ठीक है, पुट समझ में नहीं आते। पुट ऑप्शन लॉटरी का टिकट है, नीचे का, ये नीचे का टिकट है, वो ऊपर का टिकट था, केवल यही डिफरेंस है। इस टिकट में भी एक बायर ऑफ द टिकट है, बायर, और एक सेलर ऑफ द टिकट है, सेलर। बायर P प्लस, सेलर P माइनस। ओके, प्रॉब्लम कहाँ होता है स्टूडेंट को, बुक्स में लिखा रहता है P प्लस मतलब राइट टू सेल। बुक्स में लिखा रहता है P प्लस मतलब राइट टू सेल, तो सेल वर्ड आ गया, और मैं बोल रहा हूँ P प्लस इज अ बायर। एक बार चीज को क्लियर करें, P प्लस इज अ बायर, बायर ऑफ व्हाट, द पुट ऑप्शन। ऑप्शन बाई किया, हक बाई किया। हक क्या चीज का है, स्टॉक बेचने का हक है। तो वो जो राइट टू सेल में सेल वर्ड है, और जो अपने बोल रहे हैं बायर ऑफ द पुट ऑप्शन, उसके कारण कंफ्यूजन हैपेंस दैट सर व्हाई आर यू कॉलिंग हिम अ बायर, ही इज एक्चुअली अ सेलर, ही इज नॉट अ, he is a buyer of the option and the option is granting him the right to sell. Are you understanding? Put option really results in problem initially students को, इसलिए हम लोग तो right to sell
ऑब्लिगेशन टू बाई ये सब में जाता ही नहीं, मेरे को अच्छा कभी लगा ही नहीं। मेरे को ये लगता है सीधा भाई हक है डाउन साइड इन्जॉय करने का। जो लॉटरी टिकट बाई की है उसको डाउन साइड इन्जॉय करने का हक है। जो लॉटरी टिकट सेल किया है वो बंदा 32 रुपया 32 रुपीज़ लेके खा लिया, वो नॉन बेयरिश है, उसको लगता है नीचे तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो जरा सा जाएगा। ये पी माइनस को लग रहा है, ठीक है। तो पी माइनस वाले को क्या लग रहा है कि दाम नीचे तो जाएगा नहीं। पी माइनस वाला नॉन बेयरिश है, नॉन बेयरिश, उसको लगता है दाम नीचे जाएगा ही नहीं, तो लॉटरी का टिकट तो फाड़ के फेंक देंगे, 32 खा लिए। और अगर जाएगा भी तो जरा सा जाएगा, से 10 रुपया 5 रुपया चला गया तो दे देंगे, हम तो 32 चाप चुके हैं ना। वंस अगेन ही कुड बी इन अ टेरिबल सिचुएशन। अगर जोर से दाम गिर जाए, तो जब बाजार गिरता है ना जोर से, तो जो होता है कि पैंट खुल जाए, वो वाला हाल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज उस केस में इसको नीचे का डिफरेंस देना पड़ेगा। इसमें भी जोर का जिगरा है, तभी तो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है केवल जरा सा प्रीमियम कमाने के लिए। ये बेस्ट समझ में आता है मेरे आईपीएल वाले एग्जाम्पल से। जो मेरा आईपीएल वाला एग्जाम्पल था, दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। बिकॉज वो क्रिकेट वाले से क्या होता है, हल्का हो जाता है चीज एज कंपेयर टू स्टॉक एंड बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी। सेम थिंग कैन बी एक्सप्लेन विद इंटरेस्ट रेट, विद द हेल्प ऑफ करेंसी, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल, ठीक है। बट आईपीएल रन्स क्रिकेट वाला बेस्ट है, ठीक। तो ये मैंने स्टार्टिंग का क्लास का 8:15 पे स्टार्ट हुआ था, 8:42 हो गया, करीब 30 मिनट स्पेंड कर दिया दो कंसेप्चुअल चीज़ बताने में। एक तो प्राइस वर्सेस वैल्यू, और दूसरा ऑप्शंस, खासकर सी माइनस पी माइनस, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपने मूव करते हैं इनटू द सेकंड एलओएस, एलओएस बी। एलओएस बी में डिस्कशन है डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में। एलओएस बी इज डेरिवेटिव मार्केट्स। तो मार्केट्स का मतलब हुआ डेरिवेटिव्स ट्रेड कहाँ होता है सर, वेयर आर डेरिवेटिव्स ट्रेडेड एंड हाउ आर दे ट्रेडेड एंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द ट्रेडिंग। बिकॉज डेरिवेटिव में तो दो जन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो रूल्स होना पड़ेगा ना, वरना तो एक जन दूसरे का पैसा मार लेगा, जिसको अपने काउंटर पार्टी रिस्क बोल रहे थे, जो लास्ट क्लास एक्सप्लोर नहीं किए थे ठीक से। काउंटर पार्टी रिस्क, कि भाई तुमने डेरिवेटिव एंटर किया दूसरे पार्टी के साथ और प्राइस तुम्हारे फेवर में चला गया, तुम जीत गए, अगला पैसा मार लिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट्स मीन्स द प्लेटफॉर्म वेयर दे आर ट्रेडेड एंड द रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग। तो दो तरह का डेरिवेटिव मार्केट्स है, वन इज एक्सचेंज ट्रेडेड और दूसरा ओवर द काउंटर। फॉर शॉर्ट फॉर्म हम लोग ओटीसी बोलते हैं, इसको ईटीडी बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। आराम से शब्द में रहे, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वो है जो एनएससी बीएससी में ट्रेड हो रहा है, ओके। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव वो है जिसमें काउंटर पे जाके आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी डीलर के साथ। जैसे बैंक के काउंटर पे जाते हैं ना, तो अपने एंड यूज़र हो गए और बैंक वाला डीलर हो गया। बैंक का काम क्या है, मार्केट मेकिंग करना। मार्केट मेकिंग मतलब बिड आस्क रेट देना। तो बैंक वाला एक बिड रेट दे रखा है, एक आस्क रेट दे रखा है, ओके। जैसे आपने बैंक के पास गया, से आपको $1140 CFA इंस्टीट्यूट को पे करना है आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स तो आप बैंक के पास गए और आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए टू बाय $1140 एट से 87.50 आफ्टर 6 मंथ्स। तो एक्चुअली क्या है ना, जब आप जाओगे बैंक के पास तो बैंक वाला आपको दो रेट कोट करेगा। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट देखना, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट बैंक वाला कोट करेगा क्या, 87.20 ऑब्लिक 87.90 रुपी पर डॉलर। ये 6 मंथ फॉरवर्ड रेट है, सब जन देखना। ये कोट कर रहा है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए कि भाई मेरे को CFA इंस्टीट्यूट का $1140 पे करना है 6 महीने बाद।
मेरे को डर लग रहा है डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो, हेजिंग का बात कर रहा हूँ, आपको डर लग रहा है डॉलर का भाव 90 to 95 हो गया तो फालतू में और नुकसान हो जाएगा। देयरफॉर यू वांट टू हेज योर सेल्फ। नाउ सिंस द स्टोरी इज कनेक्टेड टू यू, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल सबसे हाईएस्ट होगा कि आपको $1140 जो पे करना है वो बाई करना पड़ेगा ना, तो आप उस समय का वेट करने के बजाय आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाह रहे हो। मैंने तो बोला था ना, फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम लोग, वही करते जो बाद में स्पॉट करने वाले हैं। अगर आज नहीं एंटर करें तो 6 महीने बाद हम लोग स्पॉट में जाके बाई करने वाले हैं, तो वो जो बाद में बाई करने वाले हैं आज ही उसको बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कौन से भाव पे बाई कर पाओगे, समझ में आ रहा होगा। एसबीआई कौन से भाव पे आपको बेचेगा, आप कौन से भाव पे बाई कर पाओगे, 87.2 या 87.9। इफ़ यू गो टू एसबीआई और एसबीआई ने आपको ये बिड रेट और आस्क रेट कोट किया है, तो विच रेट इज एप्लीकेबल टू यू। सभी जन बुद्धिमान है सर, 87.9। एसबीआई तो ऊपर दाम पे ही बेचेगा ना, हम लोग को एज अ कस्टमर ऊपर दाम पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बाई चांस सोचा कि 87.2 पे खरीद सकते हैं, तब तो मज़ा आ जाएगा, अपने वहीं खड़े हो जाएंगे और एसबीआई से 87.2 पे खरीदेंगे और उसी को 87.9 पे बेचेंगे, लूट जाएगा, एसबीआई बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियस है, इसको बोलते हैं बिड रेट, इसको बोलते हैं आस्क रेट। बिड का मतलब एक्चुअल बाइंग होता है। बाइंग किसके लिए, जो एसबीआई कोट कर रहा है वो बिड कर रहा है कि मैं बाई करने तैयार हूँ 87.2 पे, किसी को बेचना है तो बेचो। तो जो एंड यूज़र है वो 87.2 पे बेच सकता है। और एसबीआई का आस्क रेट 87.9 है, वो बोलना चाह रहा है कि मेरे को 87.9 चाहिए, ठीक है। अगर कोई खरीदना चाहता है आओ खरीदो, मैं 87.9 पे बेचने तैयार हूँ। तो बिड रेट, आस्क रेट, आस्क रेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑफर रेट, आस्क और ऑफर रेट। और जो डिफरेंस है 70 पैसा, वो एसबीआई का एक तरह से अर्निंग हो गया, उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। तो मार्केट मेकर्स लोग का यही काम होता है, डीलर्स का, डीलर्स या मार्केट मेकर्स का यही काम है। वो लोग एक पार्टी से बाई दूसरे पार्टी को सेल करना चाहते हैं, वो लोग रिस्क अपने बुक्स पे रखना नहीं चाहते, वो लोग अपने बुक्स पे रिस्क रखना नहीं चाहते, ओके। मार्केट मेकर्स लोग यही करते हैं। जैसे सपोज ऐसा हुआ कि सुबह से रात तक एसबीआई का इस साइड में डील हुआ $500 मिलियन का, और इस साइड में डील हुआ $650 मिलियन का। तो एसबीआई दुकान खोल के बैठा था, तो लोग जो आए ना, तो $500 मिलियन एसबीआई को बेचने का बात कर लिए, कब, 6 महीने बाद 87.2 पे। और दूसरे लोग आए, वो $650 मिलियन एसबीआई से खरीदने का बात कर लिए 87.9 पे। लेट्स गो स्लो, आपको समझ में आ रहा है। लोग, कस्टमर्स एसबीआई के लेफ्ट साइड में $500 मिलियन के लिए आए, तो लोग एसबीआई को बेचने का बात कर लिए, नहीं एसबीआई खरीदने का बात कर लिए $500 मिलियन, ठीक है। और लोग एसबीआई से खरीदने को आए 87.9 पे, यानी एसबीआई उनको बेचने का बात कर रही है 650। तो 6 महीने बाद एसबीआई खरीदने वाला है 500, बेचने वाला है 650। 6 महीने बाद एसबीआई खरीदने वाला है 500, बेचने वाला है 650। तो एसबीआई एक्सेस बाई कर लिया है कि एक्सेस सेल कर दिया है, एसबीआई एक्सेस एफ प्लस कर दिया है कि एसबीआई एक्सेस एफ माइनस कर दिया है। एसबीआई का पूछ रहा हूँ, एसबीआई का पोजीशन नेट ओवर बॉट है कि नेट ओवर सोल्ड है। एसबीआई का पोजीशन नेट में ओवर बॉट है कि नेट में ओवर सोल्ड है। ओवर सोल्ड है, आपको दिख गया होगा एसबीआई का सर ओवर सोल्ड पोजीशन हो गया, ओवर सोल्ड, ठीक है ना, या नेट शॉर्ट पोजीशन ओवर सोल्ड हो गया, एफ माइनस कितने का, $150 मिलियन का नेट ओवर सोल्ड पोजीशन हो गया। और ये रोज रोज ऐसे ही होता है इन लोग के साथ ना। $150 मिलियन का एसबीआई अगर ओवर सोल्ड पोजीशन ले लिया है, तब तो वो बेरिश हो गया, एसबीआई बेरिश हो गया, बेरिश। 6 महीने बाद अगर डॉलर का दाम गिर जाता है टू 85, 84, एसबीआई को तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज 87.9 पे वो $150 मिलियन एक्स्ट्रा बेच दिया, जिसको वो 85 पे कवर कर लेगा। माने 85 पे 6 महीने बाद परचेस करके 87.9 पे बेच देगा, बहुत फ़ायदा। बट उल्टा भी हो सकता है, 6 महीने बाद रेट 95 हो गया, तो एसबीआई जो $150 मिलियन एक्स्ट्रा बेचा है, कहाँ से बेचेगा, बाजार से 95 पे खरीद के, तो लुट जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जो लोग एफ माइनस किया है वो लोग तो बेरिश है, क्या चीज़ का रिस्क बढ़ने का। सर अगर डॉलर का दाम 6 महीने बाद बढ़ जाता है, तो एसबीआई को तो $150 मिलियन बाजार से खरीद के
पार्टीज को देना पड़ेगा। 500 का चिंता नहीं है, 500 तो वो 87.2 पे खरीदने का बात कर लिया और 500 87.9 पे बेच दिया, खत्म। 500 500 500 कट, पर 150 एक्स्ट्रा कैसे बेचेगा, है थोड़ी। तो ये जो डीलर्स लोग हैं, ये लोग इस तरह का रिस्क लेते नहीं हैं। डीलर्स लोग इस तरह का रिस्क लेते नहीं हैं, और डीलर्स लोग क्या करते हैं, दूसरे डीलर के पास जाते हैं। तो एसबीआई चला जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगा होलसेल मार्केट में, और बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई 6 मंथ फॉरवर्ड बाई कर लेगा, 6 मंथ फॉरवर्ड $150 मिलियन बाई कर लेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से वो 150 मिलियन 6 मंथ फॉरवर्ड बाई कर लेगा, एंड दैट इज वाई उसका पोजीशन हेज्ड हो गया ना। तो डीलर का काम ओपन पोजीशन रखना नहीं है, डीलर का काम है पोजीशन को मोटा मोटी स्क्वायर्ड ऑफ रखना, बिड आस्क स्प्रेड में कमाना। समझ में आया? ये इतना डीपली पूछेगा नहीं, बट जहाँ पे भी फंडामेंटल बेसिक्स आ रहे हैं उसको मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, जिससे वो जगह जगह पे काम आता रहे, जिससे वो जगह जगह पे काम आते रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया है कि डीलर्स आर मार्केट मेकर्स इन द ओटीसी मार्केट। वो लोग काउंटर खोल के बैठे हैं, दे कोट बिड आस्क रेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रक इक्वली ऑन बोथ साइड्स। बिड पे इक्वल, आस्क पे इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है, एंड देयरफॉर दे टेंड टू हैव सम ओवर बॉट या ओवर सोल्ड पोजिशंस विच दे डोंट वांट, सो दे गो टू सम अदर डीलर एंड दे मैनेज द ट्रेड। ये मैथ जो दिखाया है बोर्ड पे वो एकदम भी टेस्टेबल नहीं है। मैथ का पर्पस केवल ये था कि एक बार समझ में आए, ठीक है ना? ओके, सो अमन गर्ग का रिएक्शन आया, यस सर क्लियर। बाकी लोग के रिएक्शन का वेट कर रहा हूँ। सर कैन वी से दैट प्रॉफिट इन बिड आस्क स्प्रेड इज आर्बिट्राज प्रॉफिट टू डीलर? नो। जुजैर का, जुजैर लिमडी वाला, ओके, बहुत ही बढ़िया नाम है, आई लाइक यू जुजैर। तो जुजैर का एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ही इज सेइंग ये जो बिड आस्क स्प्रेड है ना 70 पैसा, ये 70 पैसे को आर्बिट्राज बोल सकते हैं क्या? 70 पैसे को? तो आंसर है नहीं, इसको आर्बिट्राज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज मुफ्त का प्रॉफिट होता है। आर्बिट्राज, आप लोग को जुजैर का क्वेश्चन समझ में आया? जुजैर का क्वेश्चन है कि क्या इस 70 पैसे को बिड आस्क स्प्रेड बोल सकते हैं? बिकॉज वो तो 87.2 पे खरीदेगा, 87.9 पे बेचेगा, क्लियर कट है सर। नहीं बोल सकते, 2-3 रीजंस है। पहला तो रीज़न आपको समझ में ही आ गया कि सपोज़ ऐसा हो गया कि इस साइड में, सपोज़ ऐसा हो गया कि इस साइड में, एक मिनट, ऐसा हो गया कि इस साइड में $50 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ। जुजैर, बिड साइड में $50 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ और आस्क साइड में 650, तो हाउ मच इज ओवरसोल्ड? 600। बिड साइड में केवल $50 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ, आस्क साइड में 650 का, तो कितना ओवरसोल्ड हो गया? 600 ओवरसोल्ड हो गया। तो अगर 600 ओवरसोल्ड हो गया तो अब $600 मिलियन कवर करना पड़ेगा इसको, बैंक ऑफ बड़ौदा से, आईसीआईसीआई बैंक से, और गॉड नोज वहाँ पे क्या भाव होगा। तो रिस्क एलिमेंट तो है। देयर इज़ नो गारंटी डेट 70 पैसा कमा पाएँ। 70 पैसा गारंटी तो तब होता अगर बिड साइड और आस्क साइड में बराबर अमाउंट आएगा। तो दुकान खोल के बैठे हैं, दोनों साइड में बराबर कस्टमर्स आएंगे, श्योर नहीं है, तो देयर इज अ रिस्क इन द बिजनेस, और जैसे ही रिस्क आ गया इट इज़ नॉट एन आर्बिट्राज। प्लस इस बिज़नेस को मेंटेन करने में खर्चा लगता है। अब यू नो बहुत सारे फाइनेंस स्टूडेंट्स का जॉब फॉरेक्स डिपार्टमेंट में लगता है और उनका काम होता है क्लाइंट्स लोग को बिड आस्क रेट कोट करना। मैं विश करता हूँ आपका वो जॉब नहीं लगे, बिकॉज बहुत ही फालतू जॉब है। ओके, भाव कोट करना आपका तो जॉब आगे लेवल पे लगे, जिसमें बैंक का रिस्क पोजीशन मैनेज करना जो एफआरएम में होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बट अदरवाइज बैंक का बहुत सारा स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, तो खर्चा भी तो लग रहा है। तो 70 पैसा प्रॉफिट थोड़ी है, खर्चा भी लग रहा है उसमें, प्लस रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना? ओके, एनीवेज, नाउ कमिंग टू द मेन ट्रैक। सो वी वर डिस्कसिंग सर, दो तरह का डेरिवेटिव मार्केट्स है, वन इज एक्सचेंज एंड द अदर इज ओवर द काउंटर। एक्सचेंज जो है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर आप एनएससी में जाके कोई फ्यूचर्स एंटर करना चाह रहे हो, फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स या रिलायंस पे फ्यूचर्स, तो आपका जितना मन है वैसे नहीं चलेगा। यार मेरे को 17 फेब के लिए करना है, 17 फेब यू नो मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, दैट्स अ लकी डे फॉर मी, तो मेरे को 17 फेब के लिए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई करना है, नहीं मिलेगा।
बट अगर आप डीलर के पास जाते हो और आपको 17 फेब का कॉन्ट्रैक्ट करना है, मिलेगा। अगर आप बोलते हो मेरे को 527 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एनएससी में नहीं मिलेगा। पर आप डीलर के पास जाते हो, उसको बोलते हो 527 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है, मिलेगा। इसका मतलब जो अपने चाहते हैं ना कस्टमाइजेशन, ठीक है, जैसे ये ट्यूशन हो रहा है, ये ट्यूशन एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड है। बिकॉज हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, किसी किसी को लग रहा होगा स्लो पढ़ा रहे हैं सर, आप जल्दी जा सकते थे। किसी किसी को लग रहा है सर आप फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप स्लो जा सकते थे। किसी को लग रहा है वाई यू नॉट स्पीकिंग टू मच इन इंग्लिश, वाई यूजिंग अ लॉट ऑफ हिंदी। समबडी विल से दैट वाई यूजिंग इंग्लिश, यू यूज हिंदी ओनली। तो दिस ट्यूशन इज नॉट कस्टमाइज्ड, दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड। It takes place at standardized timings. It has a standard fees. It has a standard communication. समझ गए? It is not the घर में जो मास्टर जी आते थे ना पढ़ाने, मैं पढ़ाया हूँ वैसे घर जाके, तो जहाँ पे सर कल कब आएंगे, सर कल आधा घंटा लेट आ जाइए ना प्लीज़, ठीक है, वो वाला कस्टमाइज्ड होता है। अंडरस्टूड? सो मैं बोलना चाह रहा हूँ ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आर कस्टमाइज्ड। ओके, या वो वर्ड क्या है जो अपने यूज़ करते हैं, bespoke. हैव यू हर्ड द वर्ड bespoke? bespoke means tailor made. जो अपने सूट बनाते हैं अपना, तो bespoke rather than going to a mall and just buying a suit. Okay, bespoke सूट लोग प्रेफर करते हैं, तो bespoke का मतलब tailor made। तो जो ओवर द काउंटर मार्केट है दैट इज ए कस्टमाइज्ड मार्केट, ठीक है। जनरली जो हेजर्स है ना, हेजर्स, उन लोग का यूनिक रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, इस दिन चाहिए, तो वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं ओटीसी मार्केट को। पर जो स्पेक्यूलेटर्स है ना, स्पेक्यूलेटर्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क है यार कि वो 17 फेब का है या 25 फेब का कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सचेंज जो स्टैंडर्ड टर्म्स दे रहा है वो स्टैंडर्ड टर्म्स के अनुसार चले जाते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्डाइज्ड, मैच्योरिटी स्टैंडर्डाइज्ड, टर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड। जैसे अगर अपने करेंगे गोल्ड का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड का, तो गोल्ड का तो अलग अलग प्योरिटी होता है और भी कमोडिटीज़ का अलग अलग क्वालिटी होता है। तो एक्सचेंज में जाएंगे तो क्वालिटी फिक्स्ड रहेगा, पर अगर अपने ओटीसी में जाएंगे तो क्वालिटी अपने अपना बात कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको समझ में आया कि एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स आर हाईली लिक्विड, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, ओके, दे आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, but over the counter derivatives are customized, bilateral between parties, end user and the dealer. Okay, bilateral है between the parties and they are customized, bespoke, tailor made, ठीक है। उस पर लेस ट्रांसपेरेंसी है, छुप के करना है, मेरे को दुनिया को बताना नहीं है मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है। बट ये छुप छुप के करने के चक्कर में ओवर द काउंटर मार्केट में 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे बहुत जोर से काउंटर पार्टी फेलियर हुआ था। यानी जो लोग भी डेरिवेटिव एंटर किए थे ना डीलर्स के साथ, डीलर्स लुट गए। डीलर्स ने पैसा संभाला नहीं, दिया नहीं, उनको फुलफिल नहीं किया, और एंड यूजर्स भी लुटे। देयर वाज एक्सट्रीम डिफॉल्ट। अपने को तो केवल सब प्राइम क्राइसिस का सुनते हैं कि बदमाश कंपनी मूवी था, उसमें कौन था ये, शाहिद कपूर, और उसमें ये लोग अच्छे से दिखाए थे कि कैसे ये लोग किए थे। But a bigger thing which was happening in the subprime crisis, in the 2008 crisis, was OTC collapse. The derivative market OTC collapsed. There was counterparty failure. Exchange trade derivative में ऐसे भी नहीं हुआ, exchange trade derivative में नहीं हुआ कभी है। इनफैक्ट कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में बाय द वे फ्यूचर्स है, और कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है वो आज तक डिफॉल्ट नहीं किया। तो अंडरस्टैंड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव कितना सेफ है। तो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव में मैं अपने फ़ोन पे बैठा हूँ, ठीक है, तुम पुणे में बैठे हो अपने फ़ोन पे, और मैंने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, जैसे अपने फ़ोन पे करते हैं ना ट्रेडिंग, और तुमने फ्यूचर सेल किया, अपने दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैच हो गया, ओके, बाय द एनएससी का सिस्टम। मेरे को पता ही नहीं तुम्हारे बारे में, तुमको पता ही नहीं मेरे बारे में, बिकॉज जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होके दो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लियरिंग हाउस, और एक हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लियरिंग हाउस। प्लीज समझना, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड बिटवीन मिस्टर सराफ, संजय सराफ, एंड बिटवीन जुजैर इन पुणे। बट वेन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड, सराफ डज नॉट नो जुजैर, जुजैर डज नॉट नो सराफ। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज जस्ट एंटर्ड बिकॉज द बोथ ऑफ देम अपना अपना भाव डाले और मैच हो गया ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से।
जो आपके इक्विटी क्लास में होने वाला है, तो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से मैच हो गया, बीएससी का ऑर्डर मैचिंग सिस्टम एनएससी का, तो ट्रेड हो गया मेरा एफ प्लस जुजैर का एफ माइनस, ठीक है। पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हम लोग दोनों में एंटर हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया, और रद्द करके नया 2 कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एक के बदले 2। एक हो गया बिटवीन मिस्टर सराफ एंड द क्लियरिंग हाउस ऑफ द एक्सचेंज, दूसरा हो गया बिटवीन जुजैर एंड द क्लियरिंग हाउस ऑफ द एक्सचेंज। इस प्रोसेस को बोलते हैं नोवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नोवेशन। नोवेशन का हिंदी क्या होता है? नूतनता, मेरे ख्याल से नूतन, ओके, होता है ना नयापन। नोवेशन मतलब नया जन्म, वैसा। तो नोवेशन मीन्स द bilateral contract which was entered is substituted for fresh 2 contracts between the clearing house and the 2 parties. तो clearing house becomes a buyer to every seller and seller to every buyer. तो मैं मिस्टर सराफ जो बाई किया था, मेरे लिए सेलर कौन हो गया? क्लियरिंग हाउस। और जो जुजैर है जो एफ माइनस किया था, उसके लिए बायर कौन हो गया? क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस का एफ प्लस भी एफ माइनस भी, उसका कोई डायरेक्शनल एक्सपोजर नहीं है। हम लोग दोनों का एक्सपोजर क्लियरिंग हाउस के साथ, और हमें पता है वो भगवान है, वो फेलियर करेगा नहीं। ओके, क्लियरिंग हाउस का हमें कोई डर नहीं है, आज तक कोई भी क्लियरिंग हाउस डिफॉल्ट नहीं किया। बट क्लियरिंग हाउस को हम लोग दोनों का डर है, क्लियरिंग हाउस को हम लोग दोनों के बारे में डर है कि मिस्टर सराफ भाग सकते हैं अगर दाम गिर गया तो, बिकॉज मिस्टर सराफ ने एफ प्लस किया है, तो दाम गिरा तो लॉस होगा, तो भाग जाऊंगा, नहीं दूंगा पैसा। और जुजैर भाग सकता है अगर दाम बढ़ गया तो, ओके, बिकॉज उसने तो एफ माइनस किया, गिरने से फायदा होगा, बढ़ने से घाटा होगा। तो क्लियरिंग हाउस इज हैविंग डबल काउंटर पार्टी रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सराफ, विथ रिस्पेक्ट टू जुजैर। बट हमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं, हमें पता है हमारा काउंटर पार्टी तो भगवान है ना, क्लियरिंग हाउस है, ठीक है। इनकेस आपको क्लियरिंग हाउस भगवान पे शक हो रहा है, आई टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट लेटर, एक बार उसको भगवान मान लो। नाउ क्लियरिंग हाउस हम लोग दोनों से क्या करता है? मार्जिन मांगता है, मार्जिन। मार्जिन माने सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि भाई आपने जो सौदा किया है वो सौदा सपोज 1 लाख का है, 1 लाख का, जैसे कल अपने कर रहे थे ना $62 पे 100 बैरल्स का, तो 100 बैरल्स इंटू 62, $6200 का सौदा है। तो आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज मार्जिन दो, आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज मार्जिन दो से 10%। तो मेरे को $620 देना पड़ा, जुजैर को भी $620 जमा करना पड़ा। $620 मैं जमा किया, $620 जुजैर जमा किया। ये मार्जिन है, इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, ओके, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, समझ गए। तो दोनों का मार्जिन चला गया $620। अब रोज रोज दाम चेंज हो रहा है, रोज रोज दाम चेंज हो रहा है, विच मीन 62 पे एंटर किए थे, से फर्स्ट डे दाम हो गया 65। क्या दाम हो गया? 65। तो $3 दाम बढ़ गया, तो $3 का मिस्टर सराफ को फायदा हो गया, वो एफ प्लस किया था, तो 3 इंटू 100, मेरे को फायदा हो रहा है 300, जुजैर को घाटा हुआ है 300, तो जुजैर को $300 देना पड़ेगा, और जुजैर को $300 और देना पड़ेगा, और मैं चाहूं तो $300 निकाल सकता हूं। माने मेरा मार्जिन जो 620 था वो 620 प्लस 300 920 हो जाएगा, और मैं 300 निकाल सकता हूं। और जुजैर का मार्जिन 620 माइनस 300 320 हो गया, उसको 300 और देना पड़ेगा। इस तरह से मार्जिन मेंटेन होता है। तो ये मार्जिन कैसे मेंटेन होता है, मैथ वाला पार्ट, ये बाद के चैप्टर में है, मेरे ख्याल से एलएम नंबर 6 में है, LM6। कौन सा एलएम? LM नंबर 6 में है मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन। इनिशियल जो शुरू में जमा किए, वेरिएशन जो रोज रोज दाम चेंज हो रहा है, जिसको घाटा हो रहा है वो और मार्जिन देगा, जिसको फायदा हो रहा है वो मार्जिन ले जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया से लोग सिस्टम कर रखे हैं जिससे कि कोई डिफॉल्ट नहीं हो। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क इज नेग्लिजिबल। Why? Because the clearing house will not default and the parties will not default because they have deposited margin. The parties will not default because they have deposited margin. Understood? Over the counter derivative में एक समय पे कोई मार्जिन होता ही नहीं था, बस वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, जवाब दे दिए ना, सबको भीष्म पितामह मान लिए। बट जिन पार्टीज पे शक था वहां पे डीलर्स लोग मार्जिन रखवाता था, ठीक है। तो कहीं कहीं मार्जिन होता था, कहीं कहीं नहीं होता था, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ट्रांसपेरेंसी एकदम भी नहीं था। इसीलिए तो 2008 में क्राइसिस में बहुत भीषण गड़बड़ी हुआ। उसके बाद से 2008 क्राइसिस के बाद देयर वाज एन एक्ट इन यूएस कॉल्ड द डॉड एंड फ्रैंक एक्ट। कौन सा एक्ट? डॉड एंड फ्रैंक एक्ट सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, बहुत फेमस एक्ट है। और उस एक्ट के अंतर्गत ये हुआ कि अब से जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स है, वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में 2 कैटेगरी होगा। एक वो जिनमें सेंट्रल क्लियरिंग कंपलसरी है, और एक वो जिनमें सेंट्रल क्लियरिंग ऑप्शनल है।
एक वो जिनमें सेंट्रल क्लियरिंग कंपलसरी है और एक वो जिनमें सेंट्रल क्लियरिंग ऑप्शनल है। सेंट्रल क्लियरिंग मतलब क्लियरिंग हाउस, यानी ओटीसी में भी एक क्लियरिंग हाउस बना दिया गया जिसको बोलते हैं सीसीपी, सेंट्रल काउंटर पार्टी। ओवर द काउंटर में भी एक क्लियरिंग हाउस को पैदा कर दिए जिसका नाम हो गया सीसीपी, सेंट्रल काउंटर पार्टी। क्या बोला? सीसीपी, सेंट्रल काउंटर पार्टी। आपको दिक्कत क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल काउंटर पार्टी का वही रोल है जो वहाँ पे क्लियरिंग हाउस का था। तो ओवर द काउंटर पे भी हमने सीसीपी ले आया। ठीक है, तो थोड़ा सा लग रहा है थक रहा हूँ, 2 मिनट का सांस ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। आपको भी अगर 2 मिनट का लेना है तो ले लीजिए। क्लास बंद नहीं हो रही है, द वीडियो इज ऑन बट आई एम साइलेंट फॉर 2 minutes हैविंग सम वाटर एंड ऑल, होप यू डोंट माइंड। Okay, let's continue. So what we have understood is that derivatives जो है, they are traded in 2 types of market, either on the exchange ETD or with dealers, that's called OTC. जो ETD वाला पार्ट है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स्ड है, मैच्योरिटी फिक्स्ड है, सब चीज़ फिक्स्ड है। जो OTC है उस पर कस्टमाइजेशन है, जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। स्पेक्यूलेटर्स लव ETD बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, बाइंग सेलिंग 25 बार जैसे करते हैं ना, फ़ोन पे कर सकते हैं। पर OTC में लिक्विडिटी लो है, ठीक है, इतना ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो सकता है डीलर के साथ। अब आ गए, हम बाई करेंगे, अब सेल करेंगे, सब नहीं चल सकता। ETD मार्केट में काउंटर पार्टी रिस्क नेग्लिजिबल है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे क्लियरिंग हाउस है। तो क्लियरिंग हाउस बिकम द बायर टू एवरी सेलर, सेलर टू एवरी बायर थ्रू नोवेशन। कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते ही हटा दिया जाता है और 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाते हैं। ठीक है, एंड बोथ द पार्टीज हैव टू डिपॉजिट मार्जिन एंड देयर इज अ मार्जिन मेंटेनेंस, और डिफॉल्ट का स्कोप बहुत कम है। ओवर द काउंटर में एक जमाने पे मार्जिन होता ही नहीं था, या बाईलैटरल मार्जिन होता था, बाईलैटरल मार्जिन। ठीक है, कि जहाँ पे एक दूसरे के बीच में डिसाइड कर लिए भाई तुम पैसा जमा कर दो यहाँ पे। एक बार पहले का ही बात करते हैं। तो पहले के हिसाब से क्या क्या कंपैरिजन हो गया दोनों में, ETD और OTC में? ETD इज स्टैंडर्डाइज्ड, OTC इज कस्टमाइज्ड। जो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव उस पर हाई लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में लेस लिक्विडिटी, लेस ट्रांसपेरेंसी है। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स आर हाईली रेगुलेटेड, रेगुलेशन बहुत टाइट है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में रिस्पेक्ट दिया गया प्रिवेसी को, तो दे आर नॉट दैट रेगुलेटेड। पहले एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव जो है उसमें क्लियरिंग हाउस है और स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्लियरिंग हाउस नहीं था पहले, और नहीं था के हिसाब से चल रहे। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव जो है ना, हाँ, ये मोटा मोटी हिसाब किताब था। अब 2008 क्राइसिस के बाद जब इतना डिफॉल्ट हुआ, काउंटर पार्टी रिस्क हुआ, तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में मैसिव चेंज किया गया। वहाँ पे एक डॉड एंड फ्रैंक एक्ट आया और वो एक्ट बोला कि यार इसको भी, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव को भी अपने क्या करें जिससे कि कस्टमाइजेशन मेंटेन रहे पर एट द सेम टाइम रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज हो जाए। माने एंड यूज़र के लेवल पे कस्टमाइजेशन रहे पर डीलर्स के लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दे। आई रिपीट, एंड यूज़र जो चाह रहे हैं ना, काश ऐसा हो जाता, मेरे को ऐसा चाहिए, वो अपने थोड़ा मेंटेन करें, पर
रिस्क मैनेजमेंट लेवल पे जो डीलर्स लोग हैं ना, वो लोग कहीं डिफॉल्ट नहीं मारे, इस कारण से अपने स्टैंडर्डाइज कर दे। तो उसके लिए वो सोचा चलो हम लोग भी क्लियरिंग हाउस ले आते। वो जो क्लियरिंग हाउस ओटीसी मार्केट में आया, उसका नाम क्लियरिंग हाउस नहीं है, उसका नाम है सीसीपी, सेंट्रल काउंटर पार्टी। नाम तो अच्छा है, सेंट्रल काउंटर पार्टी। तो क्या होता है कि जिस तरह एक्सचेंज में एक प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे सौदा एंटर होता है एक्सचेंजेस में, प्लेटफॉर्म, वैसे ही इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ओटीसी के लिए, उसका नाम हो गया स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी। द प्लेटफॉर्म इज स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी। ओके, इट इज़ अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही एंड यूज़र और डीलर के बीच में सौदा होगा, वो सौदा एसईएफ में एंटर होगा, स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी में एंटर होगा। और जैसे ही वो एंटर होगा वो सौदा, वैसे ही वो सौदे को हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और नोवेशन वाइज क्या होगा, द ट्रेड विल बी एंटर्ड इनटू टू पार्ट्स, one between the end user and CCP and the other between the CCP and the dealer। जैसे वहाँ हो रहा था, पूरा सेम टू सेम। नोवेशन, नूतनता, कि जो ट्रेड दो पार्टी के बीच में हुआ, उस ट्रेड को हटा के दो नया कॉन्ट्रैक्ट मान लिए, जिसमें सीसीपी बीच में खड़ा हो गया। बायर टू एवरी सेलर, सेलर टू एवरी बायर। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाट हैपन्स नाउ। तो कुछ भी नया नहीं है। हम लोग एक तरह से क्या बोले, सर आप यही तो बोलना चाह रहे हैं कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव को एक्सचेंज ट्रेडेड के जैसा कर लिया। यस, कर लिया। बट ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में जो सीसीपी को बनाया, उसमें वो सारे के सारे ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन नहीं बनाया। बोला कुछ ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस जो बहुत ही कस्टमाइज्ड है, बहुत ही उल्टा पुल्टा है, उसको अपने सीसीपी में नहीं लाएंगे, वो बायलैटरल ही रहेगा। पर बाकी ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस जो मोटा मोटी स्टैंडर्डाइज्ड है, मोटा मोटी, उनको अपने एसईएफ में और सीसीपी में ले आएंगे। यानी ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस आजकल दो तरह के होते हैं, एक वो जो रीजनेबली स्टैंडर्डाइज्ड है और एक वो जो हाईली कस्टमाइज्ड है। जो रीजनेबली स्टैंडर्डाइज्ड है उनमें सीसीपी आ गया है, और जो हाईली कस्टमाइज्ड है उनमें अभी भी बायलैटरल चलता है। पर बायलैटरल में भी, वो जो बायलैटरल चलता है, बायलैटरल में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो गया, मार्जिन होना पड़ेगा। एंड जो अग्रीमेंट है वो होगा एज पर ISDA, ISDA। तो मैंने 3-4 वर्ड्स एक साथ बोल दिए, मैं वो वर्ड्स लिख रहा हूँ। I used a word called novation. I used a word called swap execution facility. I used a word called ISDA. नोवेशन का मतलब था, अगर दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बाई किया, बी ने सेल किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट काट दिया जाएगा। इंस्टेड अब हो गया ए बी और ये हो गया सीसीपी। इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए का एफ प्लस था, सीसीपी का एफ माइनस, बी का एफ माइनस था, सीसीपी का एफ प्लस। ये क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं नोवेशन। ये क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं नोवेशन। दिस इज कॉल्ड नोवेशन। दिस इज कॉल्ड नोवेशन। ये एक्सचेंज ट्रेडेड में भी होता है और ये सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी ट्रांजैक्शन में भी होता है। बिकॉज ओटीसी ट्रांजैक्शन दो तरह का है ना, एक है विद सेंट्रल क्लियरिंग, एक है विदाउट सेंट्रल क्लियरिंग। तो सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी ट्रांजैक्शंस में भी ये होता है नोवेशन। एसईएफ क्या है? एसईएफ इज स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी। स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, एसईएफ सब मतलब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और जो भी डील्स ओटीसी मार्केट में होंगे उस डील को एसईएफ में डालना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी हो। छुप छुप के कुछ अलाउड नहीं है। ओके, छुप छुप के कुछ अलाउड नहीं है। बट अगर बहुत ही कस्टमाइज्ड ओटीसी ट्रांजैक्शंस है, हाईली कस्टमाइज्ड ओटीसी ट्रांजैक्शंस है, तो उस केस में उन ट्रांजैक्शंस वो बायलैटरल होंगे, वो एसईएफ पे नहीं आएंगे। और वो ट्रांजैक्शंस में वी हैव द इंटरनेशनल स्वैप एंड डीलर्स एसोसिएशन। तो एसोसिएशन है एक, और वो एसोसिएशन ने एक मास्टर अग्रीमेंट निकाल रखा है। मास्टर अग्रीमेंट,
और वो मास्टर अग्रीमेंट का टर्म्स के अनुसार दोनों पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस होगा बाईलैटरल मास्टर अग्रीमेंट। तो मास्टर अग्रीमेंट इज द रूल बुक कि डिफॉल्ट कैसे होगा, मार्जिन कैसे होगा, वो एक रूल बुक डिफाइंड है। ओके तो ये मास्टर अग्रीमेंट ISDA वाला हो गया इन द केस ऑफ हाईली कस्टमाइज्ड OTC ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट क्लियर्ड वाया CCP, विच आर नॉट क्लियर्ड वाया CCP, बाईलैटरल वाला। ओके बाईलैटरल वाला। और ये था सेंट्रली क्लियर्ड CCP। नाउ इवन दो मैं इतना बोल रहा हूं पर एक चीज बता दूं, कृति शाह बोल रही है बाईलैटरल का मतलब क्या होता है। बाईलैटरल मतलब दो पार्टीज के बीच में, बाईलैटरल मतलब दो पार्टीज के बीच में, दैट्स कॉल्ड बाईलैटरल। बाईलैटरल तो इंग्लिश वर्ड है, दो पार्टीज के बीच में। जैसे मेरा और SBI के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या आई वाज सेइंग दैट ऑल्दो मैं इतना यहाँ बोल रहा हूँ बिकॉज LOS-B में है, पर आगे बता दूँ, सुन लेना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर डेरिवेटिव करिकुलम एंड ऑल्सो फॉर लेवल 2 लेवल 3 CCP ये सब कभी काम नहीं आता है। हमेशा माना जाता है OTC मतलब बाईलैटरल हो रहा है। ये बता दूँ, पूरे तुम्हारे डेरिवेटिव में नॉलेज में केवल यहीं पे CCP काम आ रहा है बिकॉज LOS-B दिया हुआ है, बाकी हर जगह OTC मतलब बाईलैटरल मानते हैं। ये क्लियर कर दूँ तुमको। तो जब बाकी क्वेश्चंस में आएगा ना आगे, सर आपने तो CCP बोला था, आजकल OTC में होता है, मत बोलना, CCP को भूल जाना। केवल इधर में इस चैप्टर में सिंस LOS दिया है, ये लोग चाहते हैं अपने कोई नॉलेज हो। ठीक है, ओके। वैसे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ये वर्ड का मतलब पता है क्या आपको? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बता रहा हूँ, सुनिएगा। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है डेरिवेटिव का, जो मैं बोल रहा था ना मिस्टर सराफ और क्या नाम था, जुजैर के बीच में हुआ, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है एक्सचेंज को, एक्सचेंज उसका रिकॉर्ड चेक करता है, एक्सचेंज जो है उस पर मार्जिन लगाता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है कौन पार्टी का क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ये सब जो करना है इसको बोलते हैं क्लियरिंग, क्लियर करना, हाँ ठीक ट्रांजैक्शन था, वेरीफाइड हो गया। और सेटलमेंट का मतलब होता है जो बायर था वो पे करेगा और जो सेलर था वो डिलीवर करेगा, अगर फिजिकल सेटलमेंट है तो सेटलमेंट का मतलब होता है पैसा दो डिलीवरी लो, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो है, कभी कभी ये वर्ड्स भी आप देखेंगे सुनेंगे, खासकर इक्विटी वाले क्लास पे जो हो रहा है। ठीक है ना, ओके। सो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ बता दिया यहाँ पे, फिर भी एक बार नोट्स देखते हैं इनकेस मेरे से कुछ मिस हुआ होगा। और एक चीज़ बता दूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने बुद्धदित्य सर को और अनुराग सर को ही बोला कि मेक इट अ पॉइंट इन योर लाइफ, आप लोग भी, कि अपने को रटना नहीं है। जैसे आप बोलोगे ना कि सर क्या आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, नहीं, आई मे फॉरगेट। और मैं क्वेश्चंस कभी भी करके क्लास पे नहीं बैठता हूँ, तो मैं खुद क्वेश्चंस रॉन्ग कर सकता हूँ जो आपके साथ करूँगा तो, एंड यू मे से सर का रॉन्ग हो गया, जानता है, हाँ तभी तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एकदम रटने के अगेंस्ट में हूँ, आई वॉन्ट माई माइंड टू बी फ्री। हाँ, पर जो चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ उस चीज़ में उतना रम जाता हूँ उस समय कि मेरे को लगता है मैं पिकअप कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो CFA is not about ratifying, remembering. CFA is about just internalizing and then practicing via questions. After 1 month आप LOS-B में आएंगे, क्या आपको एक एक पॉइंट याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, पर क्वेश्चन करेंगे, कर पाएंगे, गारंटीड है। तो डोंट जज योर सेल्फ आफ्टर 1 मंथ, याद नहीं है इतने बढ़िया से किए थे। जज योर सेल्फ बाय पिकिंग अप द क्वेश्चंस। ओके, रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या तो एक बार ये राइटअप है, देखिए, ये राइटअप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 2013 में मेरे से CA किए थे, शुभकांत उपाध्याय। ठीक है, ही इज़ अ तोप। तोप मतलब वॉल्केनो है। एक बार समझा दो इनके बारे में, एक बार बोला नहीं। शुभ, जैसे मैं, एम आई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस प्लीज। अमन, कृति, अदर्स, if you know something about me, am I a chartered accountant? Am I a chartered accountant? अमन ने बोला यस, आनंद शर्मा ने बोला नो, रोहन नो, आर्यन नो, कृति नो, अमन बोल रहा आई एम। अरे तुम हो गए, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। पायल बोल रही यस, द आंसर इज नो, I am not a chartered accountant because I don't like accountancy.
आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज आई डोंट लाइक अकाउंटेंसी, ठीक है, तो but I have taught the highest number of chartered accountants on this planet. Yes, I mean it. Not being a CA. होता है ना कि अगर गिनीज बुक में नाम आए कि a non-CA who has taught the highest number of CAs in India, that is Sanjay Saraf, no doubt about it. How did the CA community accept me? Look at the intelligence. कोई बोलता है ना इंटेलिजेंस नहीं है मासेस में. CA community accepted me with full दो आर्म्स को फैला के उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ द नॉलेज विच आई इम्पार्टेड, द सिंसियरिटी विथ विच आई इम्पार्टेड द नॉलेज. और ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वालिफिकेशंस एक जगह होती है, नॉलेज एक जगह होती है, ठीक है ना. तो सिमिलरली शुभकांत उपाध्याय जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2013 क्लैरिफाइड. ही इज़ अ टॉप, ही इज़ ब्रिलियंट. आई कांट एक्सप्लेन टू हिम यू हाउ मच. एंड उनका जो पकड़ है स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ग्रेट है. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरे लिए नोट्स बनाइए, और इस पूरे बैच का नोट शुभकांत उपाध्याय बना रहे हैं. इनफैक्ट अभी आप लोग का उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा बिकॉज शुभकांत जी इज़ गोइंग टू टीच यू कैलकुलेटर. जो CFA में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आजकल हटा दिया है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी DCF वाला पार्ट शुभकांत उपाध्याय आपसे कराएंगे. वो आपको मैंने रिक्वेस्ट किया है, एंड यू विल फाइंड व्हाट अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ही विल डू. ठीक है, सो लेट्स कम टू इट एनीवेज. तो ये जो नोट्स है, इस नोट्स में थोड़ा सा दिया हुआ ओवर द काउंटर. चलो अपने टर्म्स देखते हैं. टर्म्स कहाँ पे है? हाँ, ये टेबल देखें एक बार, प्लीज़ देखो एक बार ये टेबल सब जन. कृति शाह ने लिखा है कैन यू रेकमेंड एनी PYQ बुक फॉर प्रैक्टिस. PYQ बुक क्या हुआ? प्रैक्टिस योर क्वेश्चन. कृति, यू रिक्वायर नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए आपको. हम लोग जो प्रोवाइड करें CFA में, दैट इज द यूनिवर्सल सेट. आप कभी नहीं बोल पाओगे क्वेश्चंस का कमी है सब में, और प्रैक्टिस कैसे करूं. भर देंगे तुम्हारा घर क्वेश्चन से, ठीक है ना. कुछ भी नहीं चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता. कृति कहाँ चले गए? बाप रे बाप, ओ गॉड. कोई गेमिंग नहीं होता एग्जाम में. देयर आर नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नोबडी नोज एंड इट इज अनएथिकल. अगर आप एग्जाम दे के आए और किसी से डिस्कस करना एग्जाम में क्या आया था, वायलेशन हो जाएगा. आपका CFA का डिग्री छीन लिया जाएगा. ये अलग हिसाब किताब है. एनीवेज, चलिए देखिए. OTC वर्सेस ETD, कस्टमाइजेशन क्लियर है. किसा OTC काफ़ी कस्टमाइज्ड है, ETD स्टैंडर्डाइज्ड है. फ्लेक्सिबिलिटी, OTC में फ्लेक्सिबिलिटी मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाएगा. एक ही पॉइंट हो गया ना. ट्रांसपेरेंसी OTC में लो है, छुप छुप के होता है. ETD में सब ट्रांसपेरेंट है. काउंटर पार्टी रिस्क ओवर द काउंटर में हाई है. ओके, लिखा हुआ ब्रैकेट इवन विथ CCP सम रिमेन्स. इसके बारे में बताऊंगा मैंने बोला नहीं है. ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, काउंटर पार्टी रिस्क हाई होता है, और ब्रैकेट में CCP अगर बीच में है तो भी इट रिमेन्स. इसके बारे में मैंने बोला नहीं, आई टेल. और एक्सचेंज ट्रेड में लोअर है. लिक्विडिटी ओवर द काउंटर में कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड तो लो है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवर द काउंटर में हायर है. सेटलमेंट बाईलैटरल होता है या CCP के थ्रू, वहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू. रेगुलेशन इंक्रीज हुआ है 2008 के बाद, पर पहले तो बहुत ही कम था. एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है. मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले तो होता ही नहीं था, अब निगोशिएटेड है बाईलैटरल में या CCP मैंडेटेड है. और ऐसे तो ये जो लिखा हुआ है ना, देखो डिफरेंस क्या है. ये जो लिखा हुआ है कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लिखा हुआ नहीं, और मैं जो बोल रहा था कितना सिंपल लग रहा था. ये जो लिखा हुआ है कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं, और मैं जो बोल रहा था कितना सिंपल लग रहा है. देखो अब मैं बोलूँगा तो एक्सचेंज ट्रेडेड में एक्सचेंज के साथ सारा चीज़ फिक्स्ड है. ये कॉन्ट्रैक्ट साइज ये दिन का है तो स्टैंडर्डाइज्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ओवर द काउंटर में बैंक के पास गए, डीलर के पास, हमको इस दिन का करना है तो कस्टमाइज्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी. ओवर द काउंटर में पैसा मार सकता है, काउंटर पार्टी रिस्क है. एक्सचेंज ट्रेड में पैसा मारने का स्कोप नहीं है. एक्सचेंज ट्रेड में मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, तो रेगुलेशन बहुत टाइट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है. ओवर द काउंटर मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना टाइट नहीं है. तो पॉइंट्स घुस गए हैं, उसको बुक में जाके BCom में जैसे लिखना थोड़ी है, ठीक है ना. अब दो चीज मेरे को बताना था बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चंस. सर CCP के आने से क्या रिस्क हट गया?
तो आंसर है सीसीपी के आने से रिस्क फैलने के बजाय कॉन्सेंट्रेट हो गया। सुनना प्लीज़, सीसीपी के आने से रिस्क फैलने के बजाय कॉन्सेंट्रेट हो गया। नाउ द रिस्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सीसीपी। पूरा का पूरा रिस्क जो फैला हुआ था, ये डीलर वो डीलर, अब वो रिस्क आके एक जगह इकट्ठा हो गया सीसीपी में। अगर एक एंटिटी में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, वो लूटा तो बर्बाद हो जाएगा, उसको बोलते हैं टू बिग टू फेल। ये वर्ड सुना है क्या, टू बिग टू फेल। अगर एक एंटिटी में रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया सच दैट वो कोलैप्स हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, उसको बोलते हैं टू बिग टू फेल। TOO, टू बिग टू फेल। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो 2008 क्राइसिस के बाद आया कि देर आर सम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंटिटीज, इफ दे फेल इन दैट केस ठाकुर तो गियो। तो सीसीपी के आने से देर इज सिस्टमिक रिस्क। व्हाट रिस्क, सिस्टमिक रिस्क, सिस्टमैटिक नहीं बोला, सिस्टमिक रिस्क। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर सीसीपी फेल करता है तो टू बिग टू फेल। तो रिमेंबर मल्टीपल चॉइस में सीसीपी के आने से रिस्क जो फैला हुआ था वो कॉन्सेंट्रेट हो गया इनटू अ सिंगल पार्टी कॉल्ड सीसीपी एंड देयरफॉर इट इज सिस्टमिक रिस्क। व्हाट रिस्क, सिस्टमिक रिस्क। ऐसे रिस्क फैला हुआ था, अब रिस्क कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो सर ये तो और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, सीसीपी का हाईली कैपिटलाइज्ड है, उसका कैपिटल बहुत ज़्यादा है उसके पास। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आपने सुना होगा बैंक्स का, बैंक्स आर हेवीली कैपिटलाइज्ड, दे कैन नॉट फेल, दे आर नॉट अलाउड टू फेल बाय द रेगुलेटर। और सीसीपी के पास एक फंड होता है, क्लियरिंग हाउस के पास भी देयर इज़ अ फंड, एंड वो फंड यूज़ होता है इन केस ऐसा नौबत आ जाता है। और फंड अगर लुट गया तो उसका कैपिटल यूज़ होता है। तो आज तक तो वैसा नौबत आया नहीं है, ठीक है। मिस्टर ट्रंप वैसा नौबत लगा देंगे तो एक अलग बात होगी। तो मे भी 2-4 साल बाद वी विल डिस्कस दैट, देखो बोला था ना उस समय ट्रंप ने क्या कर दिया, ठीक है। तो दैट वे तो रिस्क रिमेन्स, वो सही बात है, ठीक है। तो ये बताना था आपको, और तो याद नहीं आ रहा, शायद क्वेश्चंस में याद आएगा। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। कल आप लोग का परफॉर्मेंस क्वेश्चंस में बहुत सॉलिड था, आज देखते कैसा होगा। ये इस तरह का ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी बहुत काम का है, ये जो दिया हुआ है ये ज़रूर देखिएगा, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को रीड करना अच्छा लगता नहीं है। और एक गड़बड़ हो रहा है जानते हो, ये नोट्स के अंदर क्वेश्चंस होने से जब मैं ऐसे क्वेश्चंस करता हूँ ना तो भूल के ऐसे हो जाता है, मैंने भूल के और दिख जाता है आंसर। तो मैंने बोला है कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग नोट्स के फाइल में क्वेश्चन डालेंगे नहीं, क्वेश्चन का फाइल अलग होगा, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन का आंसर दिख जाता है ना पूरा रिदम खराब हो जाता है। ओके, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट्स आर बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट जो अपने डीलर के साथ करें बायलैटरल, कृति उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एंड यूजर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, या स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, या कॉन्ट्रैक्ट्स डेट एलिमिनेट ऑल काउंटर पार्टी रिस्क। तो आंसर ऑब्वियस है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, एंड यूज़र जैसे मेरे को $1140 खरीदना है 6 महीने बाद, एंड इंटरमीडियरी SBI के बीच में है ना, एंड यूज़र वो हो गया जो कस्टमर है, ठीक है ना, और इंटरमीडियरी। तो दैट इज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, कस्टमाइज्ड, फ्लेक्सिबल बट विथ काउंटर पार्टी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an advantage of exchange traded derivative compared to OTC derivative? एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव क्यों बढ़िया है? एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव क्यों बढ़िया है बोल रहे हैं? क्या उस पर ग्रेटर कस्टमाइजेशन है? क्या उस पर लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, या उस पर हायर प्रिवेसी है? एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव क्यों बढ़िया है? पायल से रॉन्ग हो गया है, वेरी बैड पायल, रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, केवल पायल से रॉन्ग हुआ है, बाकी सबसे राइट हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव में लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लिक्विडिटी हाई है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है। पायल तुमने प्रिवेसी कैसे बोला? क्या तुम बोलना चाह रहे हो कि NSE को जाके छुप से कान में बोलेंगे मेरे को इतने कॉन्टैक्ट करना है, पता है NSE कर लेगा मेरे साथ? ऐसे थोड़ी होता है, देयर इज नो प्रिवेसी, पूरा खुले आम है, इट्स ऑल रिपोर्टेड। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, the process of verifying trade execution, exchanging payments and recording payments is called, verify करना कि ट्रेड सही है ना, एक्सचेंज पेमेंट्स होगा, रिकॉर्ड करना, इसको क्या बोलते हैं?
सेटलमेंट बोलते हैं या क्लियरिंग बोलते हैं या नोवेशन बोलते हैं? वेरीफाई करना ट्रेड को, ट्रेड सही है ना, उसको क्या बोलते हैं? वेरीफाई करना, उसको क्लियरिंग बोलते हैं। पेमेंट्स होना, उसको सेटलमेंट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट रद्द होकर नया कॉन्ट्रैक्ट दो ठो बनेगा, उसको नोवेशन बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्लियरिंग है, यहाँ पे आंसर क्लियरिंग है। ऑल्दो मेरे को ये लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज करूँगा, बता दे रहा हूँ। ये जो लिखा है ना, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ट्रेड एग्जीक्यूशन, दैट इज करेक्ट। एक्सचेंजिंग पेमेंट्स एक्चुअली सेटलमेंट होते हैं। एक्सचेंजिंग पेमेंट सेटलमेंट है, तो लैंग्वेज में क्या लग रहा है? एक्सचेंजिंग पेमेंट्स का बात हो रहा है, तो आई विल बी चेंजिंग दिस क्वेश्चन। ओके, पेमेंट्स एक्सचेंज होना इज एक्चुअली सेटलमेंट, ठीक है ना? तो मैं इसको चेंज करूँगा क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपके पास जाएगा उस पर इसके बदले दो क्वेश्चन रहेगा, एक क्लियरिंग का और एक सेटलमेंट का। तो क्लियरिंग मतलब डिटरमाइन करना किसके किसके बीच में ट्रेड है, ट्रेड फेयर है ना, कौन कौन पार्टीज़ है, उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब फिक्स करना वगैरह, वो क्लियरिंग होता है। सेटलमेंट मतलब जो बायर है वो पे करेगा, जो सेलर है डिलीवर करेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट। और नोवेशन तो अलग ही चीज़ था। तो आंसर क्लियरिंग है, पर ये क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 4, इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव मार्केट, पहुंच जाओ वहां पे एनएससी के साथ। कोलैटरल डिपॉजिटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट काउंटर पार्टी डिफॉल्ट इज कॉल्ड, जो अपने कोलैटरल जमा करते हैं ना, जैसे एनएससी के साथ हुआ, तो जुजैर ने जमा किया, मैंने जमा किया, उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड मार्जिन, उसको मार्जिन बोलते हैं कोलैटरल को, है ना? सर नोशनल प्रिंसिपल क्या होता है? वो कल डिस्कस किए थे अपने। नोशनल प्रिंसिपल तो होता है अगर स्वैप एंटर किए $500 मिलियन का, तो $500 मिलियन नोशनल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। या अगर ऑयल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए 100 बैरल्स का, तो 100 बैरल्स जो है नोशनल प्रिंसिपल है, ठीक है ना? क्वेश्चन 5, फॉलोइंग द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 के क्राइसिस के बाद क्लियरिंग वॉज मैंडेटेड प्राइमरली टू, क्यों किया गया क्लियरिंग? सेंट्रल क्लियरिंग क्यों किया गया 2008 के बाद? सेंट्रल क्लियरिंग क्यों किया गया? क्या सिस्टमिक रिस्क कम करने के लिए? नहीं, सिस्टमिक रिस्क तो और बढ़ गया, सिस्टमिक रिस्क तो बढ़ गया। क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए? एकदम ही नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम होता है हमेशा, वो पर्पस होता है रेगुलेशन का। एलिमिनेट द नीड फॉर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओ सॉरी, रिड्यूस सिस्टमिक रिस्क इन ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, सिस्टमिक रिस्क फैला हुआ था, उसको कम किया गया। मेरे ख्याल से आंसर ए होगा। तो सिस्टमिक रिस्क दूर नहीं हुआ है, पर वो अब कॉन्सेंट्रेट हो गया। बी और सी तो पक्का रॉन्ग है। बी बोल रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाने के लिए, क्यों रेगुलेशन लाएंगे। सी बोल रहा है कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट हुआ नहीं है, कस्टमाइजेशन अभी भी है एंड यूज़र के लेवल पे। एंड यूज़र के लेवल पे कस्टमाइजेशन अभी भी अलाउड है, ठीक है, पर रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज हो गया, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज हो गया। तो सिस्टमिक रिस्क इज स्टिल देयर बट इट हैज़ रिड्यूस्ड। पहले वो फैला हुआ था, नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड। बढ़िया क्वेश्चन था ये, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेंट्रल काउंटर पार्टी सीसीपी इन डेरिवेटिव मार्केट। सीसीपी क्या करता है? क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करता है। सीसीपी क्या करता है? क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करता है। बोल रहे एलिमिनेट्स ऑल क्रेडिट रिस्क। एलिमिनेट्स ऑल रिस्क तो कोई नहीं कर सकता है, भगवान विष्णु कर पाएंगे। बिकम्स द बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर थ्रू नोवेशन। यस, ओनली हैंडल्स एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। नहीं, ये तो ओवर द काउंटर में भी है, सीसीपी तो ओवर द काउंटर के लिए ही है। तो आंसर क्या है? बी, इट बिकम्स अ बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर थ्रू नोवेशन। सी क्यों रॉन्ग है? बिकॉज सीसीपी तो ओटीसी मार्केट में है ना, ये बोल रहा है केवल एक्सचेंज ट्रेड में होता है। Which market structure provides greater flexibility for customizing? कस्टमाइजेशन कहाँ पे अलाउड है? कस्टमाइजेशन कहाँ पे अलाउड है? एक्सचेंज ट्रेड में कि ओवर द काउंटर में कि दोनों में? कस्टमाइजेशन कहाँ पे अलाउड है? पायल, कस्टमाइजेशन जैसा आपने बोलेंगे वैसा होगा बी में, ओवर द काउंटर में। ओके, ओवर द काउंटर में कस्टमाइजेशन है। क्वेश्चन 8, the process where a CCP replaces an original derivative contract and becomes the counterparty to both original party is called, बताइए आप लोग को। नोवेशन। नोवेशन वो प्रोसेस है जहां पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, a company needs an interest rate swap
विथ अ मेच्योरिटी ऑफ 4 years and 7 months. देखो उल्टा पुल्टा, स्वैप यूजुअली 3 साल 4 साल 5 साल का होता है, ये बोला स्वैप चाहिए 4 साल 7 महीने का, शर्म आता तो बोलता 4 साल 7 महीना 2 दिन का. टू मैच इट्स लोन, दिस स्वैप वुड मोस्ट लाइकली बी ट्रेडेड इन. तो इस तरह का कस्टमाइज्ड स्वैप कहाँ पे ट्रेड होगा? 4 साल 7 महीना 2 दिन, उल्टा पुल्टा कस्टमाइज्ड स्वैप कहाँ पे ट्रेड होगा? यस, ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होगा सर, ड्यू टू कस्टमाइजेशन. ओवर द काउंटर मार्केट. क्वेश्चन 10, स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, नाम तो सुना होगा. स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, SEF, क्या होता है ये? Swap execution facility. Of course, they are trading platforms for OTC derivatives assessed by multiple dealers. Trading platforms है ये, ठीक है ना? In terms of transparency, OTC derivative market compared to ETD are, OTC में less transparency है कि more transparency है? OTC ध्यान रखना, आप बायलैटरल कर रहे हो 2 पार्टीज़ के बीच में, और वहाँ पे ETD में खुलेआम कर रहे हो. तो OTC में जहाँ पे 2 पार्टीज़ के बीच में, और ऑब्वियसली लेस ट्रांसपेरेंसी है. OTC में लेस ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना? प्रिवेसी है, लेस ट्रांसपेरेंसी. ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मार्केट मेकर्स इन डेरिवेटिव मार्केट? मार्केट मेकर्स, जो लोग बिड आस्क रेट कोट करते हैं. Market makers, are they investors? Are they regulators? No, they are dealers who stand ready to buy at one price and sell at another price. They are dealers who stand ready to buy and to sell. Option number B. A key concern about central counterparty CCP is, a key concern about central counterparty CCP is, a key concern about central counterparty is, just one second. A key concern about central counterparty is, central counterparty के बारे में क्या कंसर्न है? ऑप्शन नंबर ए, concentration and centralization of systemic risk. Concentration and centralization of systemic risk. मार्जिन रिक्वायरमेंट तो CCP में भी होता है, और कस्टमाइजेशन अभी भी होता है. क्वेश्चन नंबर 12 को रिपीट करने का बोल रहे हैं. 12 में क्या था? मार्केट मेकर्स क्या करते हैं? तो अमन, तुम तो CA हो, तुमको तो और ज़्यादा पता है. मार्केट मेकर्स बिड आस्क रेट कोट करता है, डीलर्स है. यही तो किए थे आज अपने SBI वाला एग्जाम्पल में. 87.2, 87.9. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 14, कंपेयर टू OTC डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स टिपिकली हैव, OTC के मुकाबले एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स टिपिकली हैव व्हाट? OTC के मुकाबले एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स टिपिकली हैव व्हाट? कंपेयर टू OTC एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स में ग्रेटर लिक्विडिटी है. ओके, ग्रेटर लिक्विडिटी. ए और बी तो OTC में है ना, काउंटर पार्टी रिस्क है, उनमें कस्टमाइजेशन है. एक्सचेंज ट्रेड में तो लिक्विडिटी है. ऑप्शन नंबर सी. डेरिवेटिव डीलर्स एंटर इनटू द फॉलोइंग बायलैटरल ट्रांजैक्शंस प्राइमरली टू, डेरिवेटिव डीलर्स एंटर इनटू ऑफसेटिंग बायलैटरल ट्रांजैक्शन. मतलब जो SBI का बोला था ना कि 150 मिलियन का ओवरशॉट था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाके सौदा को बराबर किया, याद है? जो SBI का $150 मिलियन ओवरसोल्ड था, तो वो डेरिवेटिव डीलर SBI एंटर्स इनटू ऑफसेटिंग, ऑफसेट करने के लिए बायलैटरल ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया. क्यों? टू ट्रांसफर रिस्क, बिकॉज उसको रिस्क लेना नहीं है. टू ट्रांसफर रिस्क टू अदर पार्टीज. ये वही वाला एग्जाम्पल है. कोई बोलेगा समझ में नहीं आया 15 नंबर, ये वही वाला था जहां ओवरसोल्ड पोजीशन था SBI का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाके एंटर किया. सॉरी 16.
The main advantage of OTC derivative for an end user is the main advantage of OTC derivative for end user को क्या फायदा? कस्टमाइजेशन. The main advantage of OTC derivative. जुज़ेर बोल रहा है कि शायद क्वेश्चन नंबर 15 ना होमवर्क में भी आ गया था, हो सकता है आ गया होगा, तो आई थिंक वो आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, अब क्लियर हो गया होगा अगर कोई क्वेश्चन होमवर्क फाइल में आ गया था. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. द मेन एडवांटेज ऑफ OTC डेरिवेटिव फॉर एन एंड यूजर इज कस्टमाइजेशन, एबिलिटी टू कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स. यही तो फायदा है OTC में, जैसा हम चाहेंगे वैसा मिलेगा. After central clearing, a derivative transaction between an end user and a dealer is cleared through the CCP होना चाहिए. कैसा अजीब क्वेश्चन लग रहा है. बोल दिया आफ्टर क्लियरिंग, फिर बोल रहा है डेरिवेटिव क्लियर्ड थ्रू. थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन, समझ गए. फिर भी आंसर लग रहा है बी होगा. तो 17 भी परफेक्ट क्वेश्चन का डिजाइनिंग नहीं हुआ है, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग के बाद बोल रहे हैं. तो वो बोलना चाह रहा है, आपको पता है ना, सेंट्रल क्लियरिंग के बाद CCP के हाथों में आ जाता है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव फैसिलिटेट्स. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव फैसिलिटेट्स standardization of exchange trade derivative facilitates ऑप्शन बी एफिशिएंट क्लियरिंग सेटलमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी. स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सबको पता है, ओके सर इस तरह से पढ़ाएंगे, ऐसे होगा, तो दैट ब्रिंग्स मोर लिक्विडिटी. एफिशिएंट क्लियरिंग सेटलमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी. ऑप्शन नंबर बी. An airline wants to hedge jet fuel cost for specific delivery date. Jet fuel cost for specific delivery date 17 फेब के लिए and locations matching its flight schedule. अपने अनुसार उसको hedge करना है. बोले हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हमको hedge करना है. तो तुम जैसे ऐसे बोल रहे हो वो कहाँ मिलेगा तुमको? OTC में. The airline would most likely use what? Customized OTC derivative contract. Customized OTC derivative contract. Customized OTC derivative contract. Option number A. In derivative market, the term bilateral refers to. In derivative market, the term bilateral refers to. Bilateral का मतलब किसने पूछा था? कृति ने. कृति तुम्हारे लिए क्वेश्चन है. Bilateral मतलब दो पार्टीज के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एग्जैक्टली टू काउंटर पार्टीज. दो काउंटर पार्टीज के बीच में, एक्सचेंजेस के बीच में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. दो एसेट्स के बीच में थोड़ी होते हैं. ठीक है, दो पार्टीज के बीच में. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एग्जैक्टली टू काउंटर पार्टीज. स्टूपिड क्वेश्चन है वैसे. क्वेश्चन नंबर 20 शुड नॉट हैव बीन देयर. ठीक है, सो दैट एंड्स आवर चैप्टर 1 ऑफ डेरिवेटिव्स. इस वीक late evening, maybe 8 p.m. या 9 p.m. there will be 1 or 2 class on the use of calculator and time value of money. because मेरा तो time value of money DCF का 15 क्लासेस है, 2-2 घंटे का, 30 घंटे, वो तो कोई हालत में नहीं दे सकते हैं. इंस्टेड वो जानना ज़रूरी है. तो कैलकुलेटर का TVM DCF का इस वीक 1 या 2 क्लासेस होगा जो कि प्री रिक्विजिट है, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी जो पहले से आना चाहिए. तो आपको आता है कहीं से तो अच्छा बात है, वरना मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए. बिकॉज जहाँ पे अपने कैलकुलेशन में जाएंगे तो कैलकुलेटर चाहिएगा. यू आर अवेयर ऑफ द कैलकुलेटर? आर यू अवेयर ऑफ द कैलकुलेटर? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2 प्लस प्रोफेशनल लेना, ये कैलकुलेटर है. टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2 प्लस प्रोफेशनल. प्रोफेशनल वाला लेना, ज़्यादा दाम है उसका, पर उस पर कुछ फंक्शंस है जो फिक्स्ड इनकम में काम आते हैं.
और अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर है, तो प्रोफेशनल नया लेने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल से भी काम हो जाएगा। मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2+ का 2 तरह कैलकुलेटर है, वन इज़ नॉर्मल, दी अदर इज़ प्रोफेशनल। ओके, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा नहीं है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2+ का 2 कैलकुलेटर है, एक है प्रोफेशनल, एक है नॉर्मल। नॉर्मल का दाम कम है, प्रोफेशनल का दाम ज़्यादा है, ठीक है ना। पर प्रोफेशनल बेटर रहेगा। बट अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं और नॉर्मल है कि सर मैंने ले लिया है, तो प्रोफेशनल लेने की दरकार नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। और जो क्लास होगी इस वीक जिसमें वो कैलकुलेटर ये सब सिखाएंगे, उस क्लास में एक बार सिलेबस भी बताएंगे, सिलेबस कि क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, कितने टॉपिक्स है और कैसे कैसे प्रिपेयर होना है, कितना टाइम लगेगा, वो सब भी बताएंगे, ठीक है। तो वो क्लास जो है वो शुभकांत उपाध्याय लेने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्री रिक्विजिट का क्लास करीब 8 या 9 बजे रात को होगी वीकडे में। अगर आप नहीं कर पाते वो अपलोड हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, आप कर लीजिएगा, उसमें टाइम वेस्टेज नहीं होगा, टू द पॉइंट होगा। आनंद शर्मा इज आस्किंग कि सर डू वी नीड स्क्वाइजर और व्हाट यू आर डूइंग विल सफाइस। बिलीव मी, यू डोंट नीड स्क्वाइजर, यू डोंट नीड स्क्वाइजर। वैसे स्क्वाइजर मुफ्त का टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल होता है। इट वुड बी अनएथिकल फॉर अस टू फॉरवर्ड द सेम टू यू, बट अगर कोई स्क्वाइजर यूज़ कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ नेगेटिव प्रेपरेशन। बट अगर आप पूछो कि चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मेरे पास अवेलेबल है सर, मैं कभी कभी रीड कर लूँगा, उससे बेटर रहेगा, आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग अदर्स। स्क्वाइजर एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल है यूएस में जिसका बुक्स मिलता है, ठीक है। ज़ेरॉक्स सेंटर्स हैं बॉम्बे में जो उसका फ़ोटोकॉपी बेचते हैं लोग, पर उसका सॉफ्ट कॉपी से काम कर चला लेते हैं। हम लोग उसको स्ट्रांगली डिसरेकमेंड करते हैं बिकॉज वो बेस ख़राब कर देता है, बट एज अ सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। पायल पूछ रही है, इफ़ वी अटेंड ऑल द क्लास शेड्यूल्ड इन द कोर्स एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, इज दैट इनफ टू क्लियर द एग्जाम और एनीथिंग एल्स वी रिक्वायर। पायल, आपको अपना दिमाग लगा के नोट्स पढ़ना भी तो पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टेस्ट लेना पड़ेगा। आप अगर ये पूछना चाह रहे हो कि सर आप जैसे से गाइड करेंगे वैसे वैसे करते जाएं, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, आंसर इज येस। डोंट क्रिएट अ बैकलॉग। सबसे मेन है अपना लाइफ को अच्छा करने के लिए बैकलॉग जरा सा भी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। ओके चलो, तो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। आज आपकी 2 क्लासेस और है, और उसके अलावा वीक में 1-2 क्लास होने वाली है सिलेबस बताने के लिए एंड कैलकुलेटर और TVM DCF की, ठीक है, रात को 9 बजे टाइम। थैंक यू।